आप सभी का आज की प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत है। सबसे पहले जो हेल्थ बुलेटिन है उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। इस समय तक राज्य में 93 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 52 केस रिकवर हो चुके हैं और इस समय उत्तराखंड में 40 केस ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव हैं। आज एक व्यक्ति वो पॉजिटिव पाया गया था और इस प्रकार से हमारी संख्या 93 है। डबलिंग रेट पिछले एक सप्ताह में जो केसेस हमारे यहाँ आए हैं, उन केसेस की वजह से हमारे डबलिंग रेट में गिरावट आई है। यद्यपि नेशनल एवरेज से अधिक है, लेकिन इस समय वो 15.5 दिनों का है, अगर पिछले 7 दिनों का हम एवरेज लें। इसी प्रकार से रिकवरी परसेंटेज नेशनल एवरेज से काफ़ी अधिक है और इस समय लगभग 56% है, 56%। राष्ट्रीय औसत वो 38% है। जो हमारे सैंपल्स लिए जाते हैं उनमें से कितने मामले पॉजिटिव हुए, अगर वो प्रतिशत देखा जाए तो हमारे यहाँ कंसिस्टेंटली ये 0.78, 0.74 लगभग उस रेंज में चल रहा है। जबकि अगर हिंदुस्तान का एवरेज लें तो वो 4 से अधिक, यानी कि जितने टेस्ट हो रहे हैं उनमें 4% केसेस पॉजिटिव निकलते हैं। उत्तराखंड में ये 1% से भी कम है, 0.78% है। जो मृत्यु का दर है, यद्यपि हमारे यहाँ केस कोविड की वजह से मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन वो क्योंकि कोविड से ग्रसित थे इसलिए अगर उन्हें शामिल करते हैं तो जहाँ हिंदुस्तान का एवरेज कोविड पेशेंट्स में मृत्यु का दर 3.15% है, उत्तराखंड में ये फैटेलिटी परसेंटेज यानी मृत्यु दर वो 1.08% है। यानी कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसमें हमने जो कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं उनको हमने उसका सही उपचार करके उनको स्वस्थ करके हमने उन्हें वापस भेजा है। आज के दिन में हमारे यहाँ कंटेनमेंट जोन उनकी संख्या 7 है और इनमें से देहरादून में 4 हैं, जो 20 बीघा कॉलोनी ऋषिकेश, शिवा एनक्लेव वार्ड 24 ऋषिकेश, चमन विहार लेन 11 देहरादून और वार्ड नंबर 25 आवास विकास ऋषिकेश। हरिद्वार में नगला इमरती रुड़की में और खाता खीरी भगवानपुर में और उधम सिंह नगर में वार्ड नंबर 13 राजीव नगर बाजपुर में। तो ये 7 कंटेनमेंट जोन थे, यानी कि एक समय जिनकी संख्या बढ़ के लगभग 24-25 हो गई थी, अब वो घट के 7 पे आ गया है। कल लॉकडाउन 3 के अंत में भारत सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनकी जानकारी आप सभी को प्राप्त हुई है मीडिया के माध्यम से। इसमें प्रमुख बात ये है कि अब जोन्स का कैटेगराइजेशन, जोन्स का वर्गीकरण उसे राज्य सरकारों को दे दिया गया है। पिछले बार आपको ध्यान होगा कि वर्गीकरण भारत सरकार के द्वारा जिलावार दिया गया था और अब की बार ये व्यवस्था राज्य सरकारों को दे दी गई है। इसमें भारत सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने, जिसके माध्यम से राज्य सरकारें अपने प्रशासनिक यूनिट्स को रेड, ऑरेंज या ग्रीन कैटेगरी में विभक्त कर सकती हैं। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो कैटेगरीज़ हैं उसमें है कि टोटल एक्टिव केसेस, जिस भी प्रशासनिक इकाई को हम लेते हैं
अगर ज़िला को हम लेते हैं तो टोटल एक्टिव केसेस, और उसमें उन्होंने एक रेंज दिया है। उस रेंज के से अगर अधिक होता है तो क्रिटिकल माना जाएगा, अगर उससे बहुत दूर है तो उसे अच्छा माना जाएगा, डिज़ायरेबल माना जाएगा। उसी प्रकार से टोटल केसेस पर लाख पॉपुलेशन, यानी कि इस समय एक्टिव केसेस प्रति 1 लाख जनसंख्या क्या है, उसके लिए भी उन्होंने एक रेंज बताया है। पिछले 7 दिनों में डबलिंग रेट क्या रहा है, उसका भी एक उन्होंने रेंज बताया है, जिस रेंज के अधीन ही हमें तय करना होता है कि वो किस कैटेगरी में जाएगा। इसके साथ साथ मृत्यु दर कैसा है उस प्रशासनिक इकाई में जिसका हम चयन करते हैं। टेस्टिंग रेशियो, यानी कि जनसंख्या 1 लाख जनसंख्या में टेस्टिंग हमने कितना किया है, वो टेस्टिंग के आधार पर फिर तय किया जा सकता है कि हम किसी भी इलाके को किस जोन में रखें। और फिर पॉजिटिविटी रेशियो, जो हमने बताया था कि हम जितना सैंपल्स कलेक्ट करते हैं उसमें कितने केसेस पॉजिटिव आते हैं, तो उसके आधार पर भी ये भी एक पैमाना है जिसके माध्यम से हमें निर्णय लेने में आसानी होती है। तो ये 6 पैमाने उन्होंने बताए हैं और राज्यों के ऊपर छोड़ा है कि आप इन पैमानों के आधार पर आप प्रशासनिक इकाई तय कर लें, और तय करने के बाद फिर आप वहाँ पर जोनिंग करें, और जोन में किस प्रकार के नियंत्रण रखा जाएगा, किस प्रकार का रेगुलेशन रखा जाएगा, क्या बंदिशें रहेंगी, ये राज्य सरकारों के ऊपर ही उन्होंने छोड़ा है। पिछली बार की तरह उन्होंने एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जो वर्जित हैं, जो प्रोहिबिटेड हैं, जो किसी भी जोन में नहीं संभव हैं, इसका उन्होंने कर दिया है। कमोबेश वो वही है जो कि पिछली बार था, उसमें कुछ हल्के परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन वो भी राज्य सरकारों के ऊपर ही उन्होंने छोड़ा हुआ है। एक बात जो बहुत स्पष्ट है कि जो कंटेनमेंट जोन तय किए जाएंगे, कंटेनमेंट जोन में पूर्ण रूप से लॉकडाउन, जैसा अभी आप देख रहे होंगे हमारे कुछ कंटेनमेंट जोन में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कायम रहेगी, और आगे भी जो केसेस की संख्या, उनका स्थान विशेष में उनका कंसंट्रेशन, इन सभी चीज़ों को देखते हुए आगे कंटेनमेंट जोन्स का भी निर्णय ज़िला स्तर पे किया जाएगा, और उन कंटेनमेंट जोन में भी इसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लागू रखे जाएंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर एक बफर जोन की भी व्यवस्था की गई है। पिछली बार भी वही बफर जोन की व्यवस्था थी जो आगे भी कायम रहेगी। बफर जोन में हमें सघनता से ये देखना है कि क्या वहाँ पर जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी वहाँ की जनसंख्या में है या नहीं, या अन्य प्रकार की बीमारी जिससे कि ऐसा आभास हो कि वहाँ कोविड होने की आशंका है, तो निगरानी रखने की ज़रूरत है। लेकिन कंटेनमेंट जोन में जिस प्रकार की पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो बफर जोन के संबंध में भारत सरकार ने अपने मार्ग निर्देश में नहीं कहा है। ये राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है कि वो अपने स्तर से किस प्रकार का की पाबंदियाँ किसी भी प्रशासनिक क्षेत्र में लगाती हैं। तो कल जब देर रात में ये मार्ग निर्देश हमें स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त हुआ, उसके बाद से ही हमारे अधिकारियों ने अलग अलग ज़िलों में ये जो 6 पैमाने हमने आपको बताए थे, जिसके आधार पर राज्य सरकार को इन जोन्स का निर्धारण करना है, उसके ऊपर कार्य किया गया। और ये कार्य करने के बाद हमने ज़िला इकाई को लिया है, क्योंकि उसके नीचे वाली इकाइयों को जब हम लेंगे तो उसमें हमें इस प्रकार की सूचना को कलेक्ट करने में समय लगता, तो इसलिए अभी ज़िला इकाई को लिया गया है। और कालांतर में अगर हमें कहीं महसूस होता है कि इससे छोटी इकाई में हम जोनिंग व्यवस्था में कोई उसका पुनर्निर्धारण करें तो ये करना संभव होगा। लेकिन आज जो किया गया है उसमें जो मूल सिद्धांत ये रखा गया है कि अगर जो
मानक भारत सरकार ने दिए हैं और जो उन्होंने जो रेंज दिया है कि माना क्रिटिकल केसेस हैं, इतने से अगर कम होगा तो क्या होगा, इतने से अधिक होगा तो क्या होगा, इस प्रकार के जो उन्होंने मानक दिए हैं, तो उस पर हम लोगों ने ये तय किया है कि अगर किसी मानक में, अगर किसी 3 मानक में कोई ज़िला रेड कैटेगरी में दिखाई पड़ता है और बाकी 3 मानक में चाहे ऑरेंज हो या ग्रीन हो, तो उसे हम रेड कैटेगरी मानेंगे। और उसी प्रकार से अगर 3 से अधिक कैटेगरीज़ में अगर ग्रीन दिखाई पड़ता है तो हम उन्हें ग्रीन मानेंगे। इसके अलावा अगर माना ग्रीन और ऑरेंज और रेड का अगर देखते हैं, अगर हम ये पाते हैं कि रेड 3 से अधिक नहीं है तो हम उसे ऑरेंज जोन में रखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ज़िलों का वर्गीकरण किया है और उससे अल्मोड़ा ज़िला इस वर्गीकरण के हिसाब से ऑरेंज कैटेगरी में आता है। बागेश्वर, चमोली, चंपावत ये तीनों ग्रीन कैटेगरी में इन्हें रखा गया है। देहरादून ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया है। हरिद्वार इस समय ग्रीन कैटेगरी में है। नैनीताल ऑरेंज कैटेगरी में है। पौड़ी गढ़वाल ऑरेंज कैटेगरी में है। पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल ये तीनों ज़िले ग्रीन कैटेगरी में हैं। उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी ये ऑरेंज कैटेगरी में है। ये पूरी तरह से जो अलग अलग पैमानों पे उन ज़िलों में क्या स्थिति है और उसके हिसाब से निर्धारित किया गया है। और आगे चल के अगर केसेस या दूसरे पैमानों पे अगर हम पाते हैं कि इसमें कोई पुनर्निर्धारण करने की ज़रूरत है तो वो पुनर्निर्धारण समय समय पर किया जाएगा। जी, तो इसमें अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी ये 6 ज़िले ऑरेंज कैटेगरी में रखे गए हैं। बागेश्वर, चमोली, चंपावत, हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल ये ग्रीन कैटेगरी में रखे गए हैं। फिलहाल जो वर्गीकरण के लिए हमने भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर जो देखा है, तो इस प्रदेश में कोई ज़िला रेड कैटेगरी में नहीं है। तो कोई ज़िला छूट गया है आपसे? हरिद्वार ग्रीन में है। बागेश्वर, चमोली, चंपावत, हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल ये सभी ग्रीन कैटेगरी में हैं और शेष ज़िले वो ऑरेंज कैटेगरी में हैं। देखिए, वो उसका डिटेल तो हम बता सकते हैं, जैसे कि देहरादून में टोटल एक्टिव केसेस आज के दिन में कितने हैं, एक्टिव केसेस पर लाख कितने हैं, डबलिंग रेट पिछले 7 दिनों में क्या है, केस फैटेलिटी रेट क्या है, टेस्टिंग रेशियो पर 10 लाख पॉपुलेशन क्या है और सैंपल पॉजिटिविटी रेशियो क्या है। तो इसमें ये पाया गया कि देहरादून 4 मानकों में ऑरेंज कैटेगरी में आता है और 2 कैटेगरी में वो ग्रीन कैटेगरी में आता है। 2 मानकों में वो ग्रीन कैटेगरी में आता है। तो चूंकि 4 ऑरेंज कैटेगरी थे और 2 ग्रीन कैटेगरी बन रहा था, तो हमने ज़िले को ऑरेंज कैटेगरी में रखा है, क्योंकि ऑरेंज की संख्या ज़्यादा है। और सामान्यतः ये रखा गया है कि अगर कोई बराबरी जैसी स्थिति बन रही है तो हायर कैटेगरी को लेना चाहिए, ताकि वहाँ पर हम आवश्यक नियंत्रण वहाँ पर हम रख सकें। सर, मानकों की रेंज क्या रखी? अब जैसे टोटल एक्टिव केसेस में जो क्रिटिकल भारत सरकार ने कहा है 200 से अधिक केसेस होने चाहिए। तो 0 से 200 के बीच में जो है वो ऑरेंज हम रख रहे हैं। भारत सरकार ने ये कहा है कि 200 से अधिक अगर बनता है
तो वो ज़िला क्रिटिकल होगा और वो रेड कैटेगरी राज्य सरकार ने उसको रखा है। और डिज़ायरेबल उन्होंने कहा है कि पिछले 21 दिन में एक भी कोई केस ना आया हो तो उसे ग्रीन कहा है। तो ये एक मानक है। ऐसे ही 6 मानक हैं, जैसे एक्टिव केसेस पर लाख पॉपुलेशन, 1 लाख जनसंख्या में कितने एक्टिव केसेस हैं। तो राज्य ने भारत सरकार के जो दिशा निर्देश के अनुरूप क्रिटिकल कैटेगरी में यानी कि रेड कैटेगरी में 15 से अधिक अगर एक्टिव केसेस हैं पर लाख पॉपुलेशन तो उसको रेड कैटेगरी रखा है। और डिज़ायरेबल में कोई भी एक्टिव केस अगर ना हो तो वो डिज़ायरेबल हो। इसके बीच में 0 और 15 के बीच में जो भी संख्या होगी उसको हमने इंटरमीडिएट यानी कि ऑरेंज कैटेगरी में रखा है। उसी तरह से डबलिंग रेट यदि 14 दिन से कम है तो वो एक क्रिटिकल है, उसे हमने रेड कैटेगरी में रखा है। और अगर 28 दिन से अधिक है तो उसे हमने ग्रीन कैटेगरी में रखा है। और 14 और 28 दिन के बीच में अगर डबलिंग रेट है तो वो आपका ऑरेंज कैटेगरी बन जाएगा। और केस फैटेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर अगर 6% से अधिक है तो उसे क्रिटिकल माना जा रहा है यानी कि रेड में माना जा रहा है। और डिज़ायरेबल है यदि 1 से कम है। तो 1 से कम और 6 के बीच में जो अगर वैल्यू आपका आता है तो वो ऑरेंज कैटेगरी रखा है। और टेस्टिंग रेशियो पर लाख पॉपुलेशन में कितना आपने टेस्ट किया, तो अगर 65 से कम है, प्रति लाख पॉपुलेशन में अगर 65 से कम है तो उसे हमने रेड कैटेगरी में वर्गीकृत किया है। भारत सरकार ने इसे क्रिटिकल कहा है। और डिज़ायरेबल यानी कि अगर हम प्रति लाख जनसंख्या में 200 या उससे अधिक केसेस का टेस्टिंग करते हैं तो ये एक अच्छी स्थिति है, ये अनुकरणीय है, ये डिज़ायरेबल है, इसे करना चाहिए। सैंपल पॉजिटिविटी रेट में ये कहा गया है कि यदि 6% से अधिक केसेस पॉजिटिव आते हैं तो उसे हम क्रिटिकल मानते हैं और राज्य सरकार ने उसे रेड कैटेगरी में रखा है। और उसी तरह से डिज़ायरेबल है ये पॉजिटिव जैसे 2% से अगर कम है तो उसे कहा गया है कि ये डिज़ायरेबल स्थिति है और उसको ग्रीन कैटेगरी में रखा गया है। सभी हमने आपको बताया कि हमारा 1 पॉइंट कुछ है। तो इन्हीं मानकों में और इन वैल्यूज़ के बीच में जो अभी हमने आपको बताए, उन वैल्यूज़ के बीच में जो कैटेगरीज हैं उन्हें ऑरेंज रखा गया है और रेड और ग्रीन जो दोनों छोर पे इसके हैं। तो हर ज़िले को हमने हर कैटेगरी के हिसाब से उनका निर्धारण किया है और करने के बाद फिर उनका वर्गीकरण किया गया है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको। इस समय कोई रेड जोन में हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जैसे हमने बताया कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में ही ज़िले हैं। 7 ज़िले ग्रीन कैटेगरी में हैं और 6 ज़िले ऑरेंज कैटेगरी में हैं। जिन जिलों को हमने ग्रीन कैटेगरी में लिया हुआ है, जैसे पिथौरागढ़ भी है, इसमें चंपावत भी है, तो वहाँ क्या ये जो डिज़ायरेबल जो हमारा जो 200 केस का है, क्या आपने बात किया? सभी जैसे हमने कहा ना कि 6 पैमानों को हमने देखने के बाद अगर ये देखा कि वहाँ पर रेड ऑरेंज 3 हैं, ठीक है, तो हम हायर कैटेगरी को वहाँ पर ले रहे हैं। और इसी तरीके से यदि वहाँ पर 3 से अधिक ग्रीन है तो हम उसे ग्रीन मान लेते हैं। तो प्रत्येक ज़िले का इसी हिसाब से निर्धारण हुआ है और उन ज़िलों का जो डेटा हमारे पास है उस डेटा के हिसाब से ही एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज करके उसे किया गया है। फैसिलिटीज क्या मिलेंगी ना? अब भारत सरकार के जियो में आपने कल देखा होगा और ये प्रेस में भी पूरी तरह से इसका वो किया गया था। उसमें वर्जित जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें एयर ट्रैवल को पूर्ण रूप से वर्जित रखा गया है। मेट्रो रेल हमारे यहाँ नहीं है। स्कूल कॉलेजेस इनको बंद रखने के निर्देश हैं, लेकिन ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग इनको प्रोत्साहित करना है, इन्हें कायम रखना है। होटल, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज इन्हें अभी नहीं चलाया जा सकेगा। रेस्टोरेंट्स के किचन को चलाया जा सकता है और उनके माध्यम से जो होम डिलीवरी है, खाने का होम डिलीवरी है, उसे संचालित किया जा सकता है। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम्नेजियम्स, जिम्स,
स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी प्रकार के स्थान वहाँ पर उनका संचालन संभव नहीं होगा। लेकिन अब की बार जो एक छूट दी गई है वो ये है कि जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं और स्टेडियम हैं उनको खोला जा सकेगा। वहाँ पर जो हमारे जो खिलाड़ी हैं वो वहाँ पे प्रशिक्षण कर सकते हैं और वहाँ पे खेल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे किसी प्रकार के दर्शकों का आना जाना वो परमिट नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से जो पूर्व में जो सोशल गैदरिंग थे, पॉलिटिकल गैदरिंग्स थे, एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम थे, शैक्षिक कार्यक्रम थे, जो सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रम थे जहाँ की बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, उन्हें भी वर्जित रखा गया है। और सभी धार्मिक स्थानों पे जो वहाँ पे पूजा पाठ इस प्रकार के कार्यक्रम तो संभव हैं, लेकिन वहाँ पे किसी प्रकार का जो जमघट है वो परमिट नहीं किया जाएगा। जैसा हमने आपको बताया कि जोन्स का डिमार्केशन भारत सरकार ने कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत दिए हैं और उसके आधार पे राज्यों को ही ये फैसला करना है कि वो किस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। जो राज्य सरकार में इसका आदेश और डिटेल्स भी जारी होंगे। मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दूं कि जो व्यवस्था इस समय चल रही है 7 बजे से 4 बजे तक की, ये व्यवस्था आगे भी चलती रहेगी और आगे व्यवस्था जो स्थिति कैसी बनती है इसको देखकर फिर आगे विचार किया जाएगा। फ़िलहाल 7 बजे से 4 बजे तक जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, जो हमारे जो ऑफिसेज़ हैं, ऑफिसेज़ के लिए टाइम 10 से 4 रखा गया है। सचिवालय पूर्व 9:30 से 4 बजे तक खुलेगा और 4 बजे के बाद से राज्य में फिर पूर्ववत जो कर्फ्यू वाली स्थिति है वो बनाई रखी जाएगी। ये इसलिए भी आवश्यक है कि हाल के दिनों में कुछ संख्या हमारी बढ़ी है और इस समय उनके ऊपर नियंत्रण रखना आवश्यक है। कुछ एक मिनट मैं बता दूं, एंड में फिर आप पूछ लेना। कुछ चीज़ें जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय भी ये किया है कि सारी दुकानें हमारे ऑरेंज और जो ग्रीन जोन्स हैं, राज्य में सारे ऑरेंज और ग्रीन जोन्स हैं, ये दुकानें सारी खुली रखी जाएंगी। जैसा आप को याद होगा कि हमने मैदानी क्षेत्रों में हमने ये कहा था कि जो गैर ज़रूरी नॉन एसेंशियल दुकानें हैं वो 50% खुलेंगी और ज़रूरी सामग्री बेचने वाली दुकानें वो हर रोज़ खुलेंगी। तो अब निर्णय लिया जा रहा है कि ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी के समस्त ज़िलों में दुकानें हर रोज़, सभी दुकानें हर रोज़ खुलेंगी। लेकिन कुछ शहर जहाँ की बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं और जहाँ पे नियंत्रण हमें और सतर्कता बरतनी चाहिए, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार और रुड़की, इन शहरों में गाड़ियों का आवागमन वो ऑड इवन के बेसिस पे किया जाएगा। इसके संबंध में हम लोग विस्तार से आदेश जारी करेंगे। फ़िलहाल इतना बताना आवश्यक है कि ये जो 7 हमने अपने जो नगरीय क्षेत्र चुने हैं जहाँ बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं, दुकानें खुलेंगी, लेकिन ऑड इवन के बेसिस पे गाड़ियों का वहाँ पर संचालन किया जाएगा। 7 बजे प्रातः से 4 बजे शाम तक ये सारी गतिविधियाँ होंगी। दफ्तर 10 बजे से 4 बजे तक खुलेंगे। दुकानें सभी खुलेंगी मॉल्स को छोड़कर। 7 शहरों में जो हमारे बड़े शहर हैं वहाँ पर वाहनों का ऑड इवन बेसिस पे चलेगा और इसके डिटेल गाइडलाइंस आज अभी हम लोग अगले 1-2 घंटे में उसको भी हम लोग आपको प्रसारित करेंगे। इंटरस्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, भारत सरकार ने कहा है कि 2 राज्य आपसी सहमति से
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चला सकते हैं। तो राज्य सरकार अभी ये तय कर रही है, क्योंकि देखिए जैसे हमने अभी ऑरेंज ग्रीन तय किया है, वैसे ही प्रत्येक राज्य आज या कल में वो भी अपने रेड ऑरेंज ग्रीन जोन तय करेंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किन जोन से आवागमन को परमिट करेंगे और किन जोन्स में हमें अभी भी प्रतिबंध रखना है। तो जैसे जैसे अन्य राज्यों की स्थिति क्लियर होती जाएगी, हम इस व्यवस्था को और आगे विस्तृत करेंगे। इंटरस्टेट, उसी के बारे में हमने अभी कहा कि इंटरस्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में भारत सरकार का ये निर्देश है कि दो राज्य आपसी सहमति से इस प्रकार के इंटरस्टेट वाहनों का मूवमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कर सकते हैं। तो इंट्रा स्टेट के ऊपर जो है इस समय भारत सरकार ने कोई पाबंदी नहीं रखी है। हमें ये देखना है कि हमारे कुछ बड़े नगरीय क्षेत्र हैं, उनमें हम किस प्रकार से वाहनों का आवागमन को परमिट करेंगे और किस प्रकार से वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को भी बनाए रखने की व्यवस्था करेंगे। तो ये जो विस्तृत रूप से जो दिशा निर्देश जारी होंगे उसमें इन चीज़ों का समावेश किया जाएगा। और आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आज देर शाम तक ये सारे डिटेल्स आपको हम लोग उपलब्ध करा देंगे। फिलहाल मैंने आपको जो कुछ प्रमुख निर्णय थे, आगे हमारी गतिविधियाँ किस प्रकार से चलेंगी उसकी हमने आपको जानकारी दी है। 12 ट्रेनें अभी तक आ चुकी हैं और जिनमें प्रत्येक ट्रेन में औसतन 1100-1200 लोग, कुछ ट्रेनों में 1600 लोग भी लाए गए हैं। तो ये सिलसिला ये जारी है और लोग निरंतर, हम अलग अलग स्थानों से, जैसे गोवा से, बेंगलोर से, हरिद्वार, हैदराबाद से, जयपुर से, पुणे, सूरत, अहमदाबाद से हम ला रहे हैं, कुमाऊं साइड में भी और इधर गढ़वाल साइड में भी। तो ट्रेनों का आने जाने का सिलसिला वो लगातार बना हुआ है। इसी प्रकार से जो विदेशों में हमारे उत्तराखंड के निवासी प्रवासी जो विदेशों में हैं, ऐसे 121 व्यक्तियों के बारे में जानकारी है जो राज्य में वापस आने की इच्छा रखते हैं और जिनको लाने की व्यवस्था की जा रही है। इन 121 व्यक्तियों में 71 व्यक्ति वो ऑलरेडी भारत पहुंच चुके हैं और 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि आगामी 2 दिनों में 19 और 20 में उनको लाने का प्लान फाइनल कर दिया गया है। जो व्यक्ति आए हैं बांग्लादेश से, सिंगापुर से, सऊदी अरेबिया से, फिलीपींस, मनीला, यूएई, यूएसए, मलेशिया, यूके, म्यांमार, इंडोनेशिया और नेपाल। उनसे जो म्यांमार, इंडोनेशिया, नेपाल और यूएई से 18 लोग, ये 50 लोग हैं जो कि अगले 2 दिनों में आएंगे। इसके ऊपर जिनका हमने बताया, बांग्लादेश, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, फिलीपींस, मालदीव्स, यूएई, यूएसए, मलेशिया, यूके, ये व्यक्ति आ चुके हैं और दिल्ली में, कोची में और लखनऊ में ये इस वक्त क्वारंटीन में रखे गए हैं। जो लॉकडाउन के जो विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं और उनका वायलेशन करने पे अभी तक पुलिस के द्वारा 19,000 से अधिक लोगों का अरेस्ट किया गया है, 6,700 से अधिक वाहनों को सीज किया गया है और 2.25 करोड़ धनराशि का जो है उनसे फाइन उनके ऊपर इम्पोज किया गया है। तो पुलिस निरंतर लॉकडाउन और जो आदेश जारी किए गए हैं उनका सख्ती से अनुपालन करा रही है। और इस समय मैं ये बताऊंगा कि हमारे प्रवासी भाई जो इस समय अलग अलग जनपदों में, अलग अलग कस्बों में, अलग अलग गांव में गए हैं, उन सभी से ये हिदायत है उन सभी को कि वो लॉकडाउन के नियमों का, क्वारंटीन के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। अगर ऐसा पाया जाता है कि क्वारंटीन
कि नियमों का पालन नहीं हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो सभी को पता है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एपिडेमिक एक्ट, इनमें बड़े सख्त प्राविधान हैं और उन प्राविधानों के अधीन कार्रवाई हो सकती है। तो मैं आपके माध्यम से सभी से ये अनुरोध पुनः करूँगा कि आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने समाज की सुरक्षा के लिए कृपा करके क्वारंटीन के नियमों का पूरी तरह से अनुपालन करेंगे। हमारी टीमें अब हर ज़िले में इनको ट्रैक कर रही हैं। जो प्रशासनिक अमला है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको सभी गांव में भी ड्यूटी लगाई जा रही है ताकि वो जाकर देखें कि हर व्यक्ति क्वारंटीन का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ग्राम प्रधानों का जो सदस्य हैं पंचायतों के, उन सभी से भी अनुरोध किया गया है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि हमने शिक्षकों को भी इस जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसमें उनको भी नियोजित किया है। तो आगामी दिनों में बहुत सख्ती से हम इसका अनुपालन कराएंगे और अगर कहीं पर ऐसा पाया जाता है तो बहुत इन धाराओं में कार्रवाई होगी। हम चाहते नहीं हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई किसी के साथ हमें करने के लिए मजबूर किया जाए। पुनः मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने समस्त व्यवस्थाओं को देखने के बाद ये पाया है कि होम क्वारंटीन की व्यवस्था वो सर्वोत्तम है। सबसे अच्छी व्यवस्था होम क्वारंटीन की व्यवस्था होती है। अतएव जो हमारे भाई बहन बाहर से आ रहे हैं उत्तराखंड में, उनके परिवार वाले उन्हें अपने घर में ही रहने की व्यवस्था करें। अगर कहीं पर किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा करना संभव नहीं होता है तो हमने जैसा कहा है कि उसके लिए व्यवस्था प्रशासन के द्वारा भी की जा रही है और ग्राम पंचायतों के द्वारा भी व्यवस्था की जा रही है। इसमें एक बात कहीं कहीं से आई है कि जो क्वारंटीन में रखे गए हैं किसी स्कूल में या अन्य स्थान पे, तो उनमें गांव में भी उनको खाना पहुंचाने में परिवार वाले कहीं कहीं उनका सहयोग नहीं मिला है। मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि आप ही के परिवार के सदस्य हैं जो काफ़ी परेशानी में पिछले 2 महीने से थे और उन्हें बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ पर ले आ पाए हैं, तो उनका जो है देखभाल करना भी आपकी जिम्मेदारी है। सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क पहनना है, दूरी बनाए रखना है। लेकिन अगर आप भोजन की व्यवस्था करते रहें तो ये अच्छा रहेगा। अगर किसी वजह से ये व्यवस्था नहीं होती है तो प्रशासन और पंचायत ये व्यवस्थाएं करेंगे, जिसके लिए हमने अधिकार भी दिए हुए हैं। अब जहाँ तक मनरेगा के कार्य हैं, हमारे करीब 1.25 लाख मज़दूर ऑलरेडी उनको हमने कार्य दे दिया है। 14,000 से अधिक कार्य हैं और तकरीबन 5,000 नए जॉब कार्ड्स बने हैं इस दौरान। और जो जॉब कार्ड्स बने हैं इसमें 3,000 से अधिक मज़दूरों को नियोजित किया गया है। तो ये एक अवसर है, अगर कोई व्यक्ति योगदान करना चाहते हैं अपने गांव के विकास के लिए मनरेगा के माध्यम से, तो ये एक अच्छा मौका है जहां वो योगदान कर सकते हैं। और जो वेज है, जो उसके लिए पारिश्रमिक है, वो भी बढ़ा दिया गया है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इसके अलावा भारत सरकार ने जो हमारे प्रवासी भाई वापस आ रहे हैं उनके लिए 5 किलो अनाज की व्यवस्था निःशुल्क करने का निर्णय लिया है। 2 महीनों के लिए ये दिया जाएगा 5-5 किलो। तो हमारे राज्य में भी इसके उठान की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है और बहुत जल्दी हमारे प्रवासियों को इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आज काफ़ी डिटेल में, क्योंकि लॉकडाउन का पहला फेज़ है, तो इसमें मैं आप सभी का सहयोग चाहूँगा। आप सभी का सहयोग पिछले 3 जो हमारे पर्याय थे लॉकडाउन के, उसमें भरपूर सहयोग मीडिया का मिला है और इस 4th और बड़ा क्रिटिकल ये फेज़ है, इसमें भी आपका इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहे और हम लोग आपको समय समय पर जानकारी देंगे।
हमने अभी कुछ प्रमुख चीज़ें आपको बताई हैं। जो डिटेल आदेश निकलेगा कि इन जोन्स में क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्या क्या एक्टिविटीज़ परमिट की जाएंगी, क्या क्या रोकी रखी जाएंगी, उसकी जानकारी हम लोग भी आप सभी को एक चीज सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जैसे अभी स्कूलों में टीचर्स को बुलाया गया है, तो इसमें कई टीचर्स ऐसे हैं जिनके बच्चे 10 साल से भी कम उम्र के हैं। इन्हें वहाँ जब ये पहुँच रहे हैं जिलों में तो इन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है, संस्थागत क्वारंटाइन। लेकिन उस स्थिति में जिनके छोटे बच्चे हैं संस्थागत क्वारंटाइन में उनके रहने में दिक्कतें आ रही है, तो कई बातें इस मामले के सामने आ रही है, तो इसमें डायरेक्शन जारी की जा रही है। देखिए, बहुत क्लियरली हम लोगों ने कहा है सभी ऑफिसर्स के लिए कि अगर कोई 55 साल से अधिक के कर्मचारी हैं या कोई हमारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनके बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं, उन महिला अधिकारियों को, महिला कर्मचारियों को अगर कोई ऐसी बीमारी है जो कि गंभीर प्रकृति की है, और जो हमारे दिव्यांग कर्मचारी हैं उनके लिए हम लोगों ने कहा है कि उनको अपरिहार्य परिस्थिति अगर न हो तो उन्हें, और गर्भवती जो हमारी महिला कार्मिक हैं उनके बारे में भी है कि बहुत ही अपरिहार्य परिस्थिति अगर नहीं हो तो इनको किसी भी कार्य में अभी नियोजित न किया जाए। इसको हम लोग फिर से रिटरेट कर देंगे और अपेक्षा करेंगे सभी ज़िलों से कि इसका ध्यान रखें ताकि हमारे कार्मिक सेवा भी कर सके और खुद भी वो किसी प्रकार से असुविधा में न पड़े।